हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न का संपूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो आज के वीडियो में 1 फरवरी 2021 को शिफ्ट 3 में जो प्रश्न पूछा गया था उनका हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो भारत में कौन सी तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। और यह क्यों माना जाता है? क्योंकि 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संकृति होती है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो चार, अगर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा जाए तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में आता है भारत, यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो 4 ऑप्शन है, तो उसमें राइट आंसर क्या था? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीजन था, उन्होंने जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उन्होंने स्थानीय निकाय जो थे, जैसे आजकल के लोकल बॉडी है, पंचायत म्युनिसिपैलिटी, उसी टाइप के, इनको बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए और इनको स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक दिशा में ले जाने के लिए भी कदम उठाया था। इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो जो थे वे भारत के वायसराय रह चुके हैं। तो वायसराय थे, उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लॉर्ड मिंटो ने शुरू किया था। और लॉर्ड कर्जन जो है वे भी भारत के वायसराय थे, उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए थे। और बंगाल का विभाजन जो है 1905 में कर्जन के समय भी ही हुआ था, यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को कौन से आवास योजना का पुराना रूप है? तो इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना का लेटेस्ट मॉडिफिकेशन रूप है प्रधानमंत्री आवास योजना। और इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुआ था? 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया था। इसका अर्थ, विशेष लक्ष्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार को आवास प्रदान करना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिलता था इंदिरा आवास योजना में। और शुरुआत में जब 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो इसका लक्ष्य रखा गया था 2022 तक सभी जितने भी कच्चे मकान हैं उनको पक्का मकान देना उनका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपना नाइटहुड की उपाधि वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। तो इसके विरोध में, इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पे? अमृतसर में। और काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था, यह भी माइंड में रखिएगा। इसके बाद है चोरा चोरी कांड। जो चोरा चोरी कांड है कब हुआ था? 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। इसके बाद भगत सिंह को फांसी कब मिला था? भगत सिंह को फांसी 1931 में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? यह 4 ऑप्शन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? अब 8 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी और 9 अगस्त से इसका शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 को कहां से हुई थी? बम्बई से। तो मुंबई से इनकी शुरुआत हुई थी। पहले बम्बई बोला जाता था, अभी मुंबई से बोला जा रहा है। तो 8 अगस्त की घोषणा 9 अगस्त से शुरुआत हुई 1942 को। और इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र जो है, अगर अर्थशास्त्र जो है भारतीय राजनीति पर आधारित जो है चाणक्य की पुस्तक है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है पंचतंत्र। और इसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो पंचतंत्र एक प्राचीन भारतीय नीति कथा का संग्रह है। इस बुक में अगर पढ़िएगा तो आपको जानवर को पात्र के रूप में दर्शाया गया है। और इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी, यह भी माइंड में रखिएगा। तो लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? तो लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? तो यह झूठ पकड़ने की का तकनीक है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ एक उपकरण है जो किसी व्यक्ति के जो है शारीरिक प्रतिक्रिया को मापता है, जैसे हृदय की गति, रक्तचाप, श्वास और त्वचा का क्या हलचल है, कैसा एक्टिविटी है, उसी को मापता है। उसी के आधार पर यह निर्णय लेता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। और सिस्मोग्राफ क्या है? यह भूकंप की तीव्रता नापता है। तो भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ। और बेरोग्राफ क्या है? बेरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब मापता है। वायुमंडलीय दाब कौन मापता है? बेरोग्राफ। और पोलरीमीटर, तो पोलरीमीटर क्या हो जाएगा? जो है ध्रुवीकरण के एंगल को मापता है पोलरीकरण। यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो हरित क्रांति जो है खाद्य और अनाज के उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति के संबंध में 3-4 प्रश्न माइंड में रखिएगा। यह कब शुरू हुआ था? यह शुरुआत जो हो जाएगा भारत में 1967-68 में शुरू हुआ था। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और वर्ल्ड वाइड हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भारत में कहां पड़ा है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। और हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे अधिक कौन से अनाज का उत्पादन किया गया? सबसे अधिक अनाज में हो जाएगा गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल इसके अंतर्गत सबसे अधिक उत्पादन किया गया है। हरित क्रांति के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता जो है कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 में। तो 1932 में पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किया था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जो थे जेल में बंद थे। तो महात्मा गांधी के प्रतिनिधि कौन थे? नेहरू। और लेकिन मुख्यतः किसके किसके बीच था पूना समझौता? 1932 में अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो थे पलासी के युद्ध के समय नवाब था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757। यह माइंड में रखिएगा, 2357। और पलासी का मैदान कहाँ पे है? तो पलासी एक जगह भी है, वे पश्चिम बंगाल में है। यह भी माइंड में रखिएगा। पलासी का युद्ध के समय सिराजुद्दौला था। और अपोजिट में कौन था? अपोजिट में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी का विजय हुआ था। और मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। उन्होंने विश्वासघात किया था। और अमीचंद राजवंशी जो थे वे एक धनी व्यापारी थे, जिन्होंने पलासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की मदद किया था। अमीचंद, यह भी माइंड में रखिएगा। और मीर जाफर जो है मीर कासिम का दामाद था। तो मीर जाफर जो है मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। तो मीर जाफर का दामाद जो इसका सेनापति था उसी का दामाद था मीर कासिम। और जब सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद नवाब कौन बने थे? मीर कासिम। यह भी माइंड में रखिएगा। और पलासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। यह भी माइंड में रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन इसका ईवीएम का पूरा नाम है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि चुनाव के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम काफी चर्चा में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डेस्क का संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, वर्कशीट का एक संग्रह होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे राकेश शर्मा थे। कौन, राकेश शर्मा। वे कब गए थे अंतरिक्ष में, तो डेट क्या हो जाएगा, 3 अप्रैल 1984 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, इंदिरा गांधी, ये भी माइंड में रखिएगा। 3 अप्रैल 1984 को वे अंतरिक्ष में गए थे। और कौन से अंतरिक्ष यान था, अंतरिक्ष यान भी अगर नोट कीजिएगा तो सोयूज 11 था इसका अंतरिक्ष यान। और अब्दुल कलाम आजाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट थे। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और सुनीता विलियम्स जो है वे भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका संबंध नासा से है, वे लेकिन भारतीय मूल की माना जाता है। और विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। और राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष गए थे उन्होंने 8 दिन अंतरिक्ष में बिताया था। और सोयूज अंतरिक्ष यान जो है यूएसएसआर का था, अभी वर्तमान में रूस इसको कह सकते हैं, उनका था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अन्य विकल्प की बात करें तो 16 जून को कौन सा मनाया जाता है, तो 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एकता डे 16 जून को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यह भी माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। और किसने किया था, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत इनमें से किससे संबंधित है। तो अमृत इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मुख्य संबंध है मूलभूत नागरिक सुविधाएं। तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं इसका मुख्य उद्देश्य है, संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है। तो हमारा सौरमंडल जो है कौन से गैलेक्सी का हिस्सा है, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा जो है विशालकाय तारों का समूह है जिसमें हमारा सौरमंडल भी आता है। यह एक आकार किसका है, आकार जो हो जाएगा सर्पिल आकार है, जिसमें तारे भी है, ग्रह भी है, गैस भी है और धूलकण भी है। अगर इसका व्यास की बात करें, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा आकाश का, 10 लाख इसका डायमीटर माना जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। तो रायसीना हिल कहाँ स्थित है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान का हिस्सा है। तो राष्ट्रपति भवन ऐसा भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन का हिस्सा वाला को बोला जाता है रायसीना हिल। और श्रीनगर के बारे में 2 महत्वपूर्ण फैक्ट माइंड में रखिएगा। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर जो
कमांड जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू तो शीतकालीन राजधानी था और श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी था, यह भी माइंड में रख लीजिएगा। और डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भी माइंड में फिट रखिएगा। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन जो है एक हार्मोन है जो है आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित होता है। कहां से निर्मित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा। और जो शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मैग्नीज जो है, मैग्नीज का शरीर में क्या काम रहता है, यह माइंड में रखिएगा। तो मैग्नीज का शरीर में जो है शरीर के जो हड्डी होता है इनको स्वस्थ रखता है। जो अगर घाव होता है इनको भी भरने में काम करता है मैग्नीज। आयरन जो है आरबीसी में जिंक आयरन पाया जाता है। आरबीसी में जिंक पाया जाता है, यह भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर है प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणावादक भी था? तो कौन सा गुप्त सम्राट था जो अच्छा एक वीणावादक भी माना जाता है? तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त ने एक प्रयाग प्रस्ती लेख की भी रचना की थी, यह भी माइंड में रखिएगा। और वे किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से संबंधित थे। और वे वीणा अच्छा बजाने में निपुण थे। ऐसा कहाँ से मिलता है? एक सिक्का मिला है, इस पर वीणा बजाने की मुद्रा में उनका चित्रण मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? तो इकोलॉजी शब्द जो है किसने गढ़ा था? अर्नस्ट हैकेल। तो अर्नस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था। कब दिया था? तो उन्होंने 1866 में यह शब्द दिया था इकोलॉजी। इकोलॉजी की है क्या? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में। और चार्ल्स डार्विन जो है तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और जीव विज्ञानी थे जिन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, यह भी माइंड में रखिएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है भस्मीकरण। ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया? तो वह शतकों का शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। तो बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक बनाया, यानी कि सभी फॉर्मेट में मिला के 100 शतक। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने निर्मित किया है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर शहर में है। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका निर्माण जो हुआ था 1192 में। उस समय कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी है दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अभी वर्तमान में तो इसको मस्जिद के रूप में है, लेकिन उससे भी पहले जो है एक संस्कृत स्कूल था जिसको मॉडिफाई करके मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया है। नूरजहां जो थी तो जहांगीर की पत्नी थी, तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। तो दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, यह माइंड में रख लीजिएगा। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? तो वायु में कौन सा ऐसा तत्व मौजूद है जो चांदी को काला कर देता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधक। तो गंधक के संपर्क में आने पर चांदी काला हो जाता है।
और नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है जाएगा आपका पेरिस में है। और भारत में सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय है, गुरुग्राम हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? तो नासा का रिपोर्ट के अनुसार 30% पृथ्वी का जो भाग है जिसमें वन से ढका हुआ है, यानी कि पूरे पृथ्वी में 30% भाग पर वन है, बाकी भाग पर भूमि और जल है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। वे उदारवादी नेता थे। 1900 वे उदारवादी नेता थे। और ऑप्शन 3 हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। उन्होंने धन के निकास का प्रतिपादन भी किया था। तो धन के निकास का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। महात्मा गांधी जब वे 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो 9 जनवरी को उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी से कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने प्रमुख एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय को 1928 में लाठी के चोट के कारण मृत्यु हुई थी। और 1928 में कौन सा कमीशन भारत आया था? कमेंट करके आंसर दीजिए। टेलीफोन का आविष्कार किसने कब किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है कब किया था? ग्राहम बेल के द्वारा 1876 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत की है? तो 1995। तो वही नॉर्मल में समझिए एमडीएम जो खाना मिलता है ना, तो 1995 से शुरू हुआ है। तो कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड की लिस्ट होती है। कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सीधी कार्रवाई दिवस यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो है 16 अगस्त 1946 को किया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत मुसलमानों के लिए भारत से विभाजित करके अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए एक प्रखर आवाज देना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षांश 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 111 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। कब? 16 मई को। तो 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है और 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक डे। तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक डे जो है 1 मई को मनाया जाता है। और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो ये थे सेट नंबर 1 फरवरी 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।